हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ई नर्स। आज का टॉपिक रहेगा अपना बेसिक टर्म्स। अब जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो इन टर्म्स के बिना ना अधूरी है। मतलब ये टर्म्स तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपकी बहुत मदद करेगी। अब जैसे केस और कैरियर, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये चीज़ अपन देखेंगे। ठीक है, केस क्या होता है, कैरियर क्या होता है। केस ऐसे पेशेंट जो इन्फेक्टेड होते हैं, जो डिजीज़ का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ठीक है, और शो साइन एंड सिम्टम्स, जो साइन एंड सिम्टम्स को शो करते हैं, प्रकट करते हैं। तीन चीज़ें हो गई केस की। ठीक है, वो इन्फेक्टेड होते हैं किसी बीमारी से, वो डिजीज़ को ट्रांसमिशन कर सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डिजीज़ को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अपने साइन एंड सिम्टम्स शो करते हैं। उनको देखने पे पता चलता है कि इनकी कोई बीमारी है। ठीक है, इसके विपरीत आता है कैरियर। ये कैरियर भी इन्फेक्टेड होते हैं और डिजीज़ को ट्रांसमिशन कर सकते हैं, यानी कि दो सिमिलरिटी है दोनों में। ठीक है, इसमें केस में भी और कैरियर में भी फ़र्क बस इन दोनों में इतना है कि ये तो सिम्टम्स शो करते हैं, कैरियर सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करते हैं। ठीक है, अब जब साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करेंगे कैरियर, और उसके बावजूद भी डिजीज ट्रांसमिशन करेंगे, तो सबसे खतरनाक इन दोनों में से कौन सा हुआ? कैरियर। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं कर रहा है, लोगों को नहीं पता कि इसकी बीमारी है या नहीं, तो डिजीज ट्रांसमिशन का खतरा है जो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नीचे नोट डाल के लिखा है मैंने, कैरियर आर मोर डेंजरस इन कंपेरिजन टू केस। ठीक है, केस के अकॉर्डिंग कैरियर जो ज़्यादा डेंजर है। अब देखते हैं केस के टाइप्स ऑफ केसेज। इसके तीन टाइप होते हैं, प्राइमरी केस, इंडेक्स केस और सेकेंडरी केस। प्राइमरी केस क्या होता है? इट इज़ द फर्स्ट केस ऑफ डिजीज प्रेजेंट इन द एरिया। ठीक है, जो पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर जो डिजीज़ का, उस बीमारी का, कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी एक बीमारी है, उस बीमारी का जो फर्स्ट केस आएगा उसको क्या कहेंगे अपन? प्राइमरी केस। ठीक है, जरूरी नहीं है वो डॉक्यूमेंटेड हो। ठीक है, उस बीमारी का जो फर्स्ट केस है वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी केस। इसके बाद आता है इंडेक्स केस। फर्क समझना सब में ना। इट इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड एंड डायग्नोस्ड केस इन द एरिया। ठीक है, अब जैसे प्राइमरी केस आ गया फर्स्ट, ठीक है, इसके अलावा सेकंड केस आया ना, वो इंडेक्स केस है। कैसे? जैसे सेकंड केस आया, अगर उसका डॉक्यूमेंटेड हुआ ना तो वो ही इंडेक्स केस कहलाएगा, प्राइमरी केस वाला इंडेक्स केस नहीं कहलाएगा। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड एंड डायग्नोस्ड केस इन द एरिया, जो जिस पेशेंट का फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, जिसका फर्स्ट डायग्नोस्ड हो जाएगा कि ये जो बंदा है इस बीमारी से ग्रसित है, तो वो क्या कहलाएगा? इंडेक्स केस। इसके बाद आता थर्ड, सेकेंडरी केस। इट इज़ द ओवर केस विच इज रिपोर्टेड आफ्टर द प्राइमरी और इंडेक्स केस। सेकेंडरी केस कौन सा होता है? ये प्राइमरी केस और इंडेक्स केस के बाद में जितने भी केसेस आने वाले हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी केसेस। ठीक है, तो आगे समझ में, प्राइमरी केस, इंडेक्स केस और सेकेंडरी केस। प्राइमरी केस वो होगा जो फर्स्ट केस होगा, इंडेक्स केस वो होगा जो फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड एंड डायग्नोस्टिक केस होगा, सेकेंडरी केस वो होगा जो इन दोनों के बाद में आने वाले केसेस सेकेंडरी केस कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अपन इन तीनों को एक बार समझ लेते हैं। इन ए कम्युनिटी राहुल सफर्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिजीज। एक कम्युनिटी के अंदर राहुल सफ़र कर रहा है किससे? एक पर्टिकुलर कोई भी जो डिजीज है उससे। एट फर्स्ट टाइम नहीं, किसको लगी वो डिजीज? राहुल को। बट ही डिड नॉट विजिट द हॉस्पिटल, लेकिन उसने क्या किया? हॉस्पिटल में नहीं दिखाया। ही ट्रांसमिट द इन्फेक्शन आशीष, हॉस्पिटल में नहीं दिखाया और उसने और जो अपना इन्फेक्शन था वो किसको ट्रांसफ़र कर दिया? आशीष नाम के मेल को। ठीक है, एंड आशीष डायग्नोस्ड विथ द डिजीज, और इसके बाद क्या हुआ? आशीष हॉस्पिटल दिखाने चला गया और वो इस डिजीज के साथ डायग्नोस्ड हो गया। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड हो गया एक तरीके से। ठीक है, आफ्टर द विक्रम आल्सो डायग्नोस्ड विथ सेम डिजीज। इसके बाद क्या हुआ? एक और पर्सन आया विक्रम नाम का, वो भी इसी सेम डिजीज से डायग्नोस्ड हो गया। ठीक है, अब इसमें प्राइमरी केस कौन सा हुआ? फर्स्ट बार किसको हुआ? राहुल को। और इंडेक्स केस कौन सा हुआ? जो डॉक्यूमेंटेड फर्स्ट बार हॉस्पिटल में दिखाना गया और इसको डायग्नोस हो गया, कौन? आशीष। और इनके दोनों के बाद जो केसेस है विक्रम, कौन सा?
सेकेंडरी केसेस, ठीक है। प्राइमरी राहुल, इंडेक्स केस आशीष और सेकेंडरी विक्रम, ठीक है। इसके बाद आता है कैरियर। कैरियर भी 3 प्रकार के होते हैं, हेल्दी कैरियर, इंक्यूबेटरी कैरियर और कन्वल्सेंट कैरियर। अगर आपको अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा ये हेल्दी कैरियर किसे कहते हैं। दीज पर्सन रिमेन हेल्दी बट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन टू अदर। ऐसे पर्सन जो दिखने में कैसे लगते हैं, बिल्कुल हेल्दी, ऐसे देखते हैं उनको ऐसे लगता है कि यार ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इसको तो बीमारी नहीं है, एकदम ओके हैं, लेकिन फिर भी वो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करता रहता है। उसकी ऐसी बीमारी है जो साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रही, लेकिन बीमारी को ट्रांसफ़र कर रहा है वो, ठीक है। वही तो है कैरियर, जिनमें साइन एंड सिम्टम शो नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बीमारी यही है, साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होना। कई ऐसी बीमारियां हैं जो दिखने में लगती नहीं है, अपन फिजिकली किसी पर्सन को देखते हैं तो लगती नहीं है भाई इसकी कोई बीमारी है, लेकिन उसकी बीमारी है। और वो क्या करते हैं, वो ऐसे पर्सन क्या कहलाते हैं, हेल्दी कैरियर कहलाते हैं। और वो जो अपनी डिजीज़ उसको ट्रांसफ़र करते रहते हैं, इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। इसके बाद आता है इंक्यूबेटरी कैरियर। इंक्यूबेटरी कैरियर वो कैरियर होते हैं, दीज पर्सन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड। अब इंक्यूबेशन की पीरियड क्या है, मैं अलग से एक जो डिजीज़ साइकिल है उसके अंदर पढ़ा रखा है। उसकी जो डिजीज़ की 6 साइकिल्स होती हैं, कौन कौन सी है, उनको एक बार उस टॉपिक को जाके देखना, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट साइकिल वो यही है, इंक्यूबेशन पीरियड। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन रहेगी, कोई भी बीमारी का किसी भी पर्सन में मतलब एंट्री करने से लेकर, किसी भी बीमारी का जो वायरस से बैक्टीरिया जो भी है एंट्री करने से लेकर और स्पष्ट साइन एंड सिम्टम्स शो होने के जस्ट पहले की जो अवधि है वो है इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे साइन एंड सिम्टम्स उस पेशेंट में शो होगा तो सेकंड स्टेप चालू हो जाएगी, ठीक है। इंक्यूबेशन के बाद वाली स्टेप चालू हो जाएगी। इंक्यूबेशन पीरियड वही कहलाएगा, बीमारी की एंट्री से लेकर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स शो करने से जस्ट पहले की अवधि इंक्यूबेशन पीरियड कहलाती है। अब साइन एंड सिम्टम्स शो होने से जस्ट पहले की अवधि है, तो जाहिर सी बात है साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होगी इसमें, तो वो क्या कहलाएगा, इंक्यूबेटरी कैरियर, ठीक है। उस अवधि के दौरान पेशेंट अपनी बीमारी को दूसरे के अंदर ट्रांसमिट कर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलता, तो ऐसे कैरियर क्या कहलाते हैं, इंक्यूबेटरी कैरियर। इसके बाद आता है कन्वल्सेंट कैरियर। अब ये भी इसी जो डिजीज साइकिल है उसी का सबसे लास्ट वाला जो स्टेज वो है कन्वल्सेंट वाली, सॉरी लास्ट वाली नहीं, 5 वाली, 5th स्टेज। दीज पर्सन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन ड्यूरिंग कन्वल्सेंट पीरियड ऑफ डिजीज साइकिल। अब 5th स्टेज क्या थी उसकी, 5th स्टेज ये थी कि उसके बीमारी होने के बाद वो स्टेज जिसमें उसको ऐसे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जैसे बीमारी हुई है किसी पर्सन को तो वो धीरे धीरे ठीक भी होगी। अब ठीक होने का मतलब ये नहीं कि वो कम्प्लीटली ठीक हो गई, अपने को एकदम से रिलीफ मिलता है तो अपने सोचते हैं कि अपन बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन उस वक्त आदमी ठीक नहीं होता, वो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन नहीं होता है, उसके अंदर इन्फेक्शन कहीं ना कहीं मौजूद है अभी भी। तो वो जो स्टेज थी वो कौन सी, कन्वल्सेंट स्टेज थी। तो उस दौरान जो बीमारी को ट्रांसफ़र करेगा पेशेंट वो क्या कहलाएगा, कन्वल्सेंट कैरियर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म्स है वो है डिफरेंस बिटवीन एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, केस एंड कैरियर, ठीक है। अब एलिमिनेशन क्या होता है और इरेडिकेशन क्या होता है। एलिमिनेशन मतलब नो केस और नो एजेंट, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब होता है, ओ सॉरी, नो केस लेकिन एजेंट प्रेजेंट, ठीक है। एलिमिनेशन में केस नहीं होगा, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर बीमारी जिसका केस नहीं है, उस बीमारी का कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन एजेंट यानी कि जो उस बीमारी का वायरस है वो इन्वायरमेंट में मौजूद है, ठीक है। समझा, जैसे सॉरी समझे, मतलब कोई भी बीमारी है उसका केस यानी कि जो पेशेंट है उस बीमारी का वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन डिजीज़ का जो एजेंट है उसका वायरस बैक्टीरिया वो इन्वायरमेंट में मौजूद है, ऐसे केसेस क्या कहलाएंगे, ऐसी डिजीज़ क्या कहलाएगी, एलिमिनेशन। इसके बाद है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन क्या हुआ, नो केस, उस बीमारी से जो ग्रसित व्यक्ति है पेशेंट है वो नहीं मिलेगा ना, ठीक है, लेकिन एजेंट एब्सेंट है, मतलब नो केस एंड नो एजेंट, इसमें केस भी प्रेजेंट नहीं होगा और एजेंट यानी कि वायरस बैक्टीरिया भी प्रेजेंट नहीं होंगे, वो क्या कहलाएंगे, इरेडिकेशन,
ठीक है, इनमें यही डिफरेंस है बस। ठीक है, इसमें भी 9 केसेस आएगा, इसमें भी 9 केसेस आएगा, मतलब उस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति कोई नहीं रहेगा। लेकिन इसमें जो वायरस है, जो एजेंट वो प्रेजेंट रहेगा, और इसमें जो एजेंट वो एब्सेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि इराडिकेट का मतलब होना, जिससे उस बीमारी का संपूर्णतः वायरस समेत उस बीमारी का इन्वायरमेंट से समाप्त हो जाना ही इराडिकेशन कहलाता है। अब एलिमिनेशन में सम डिजीजेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया। कुछ बीमारियां ऐसी है जो इंडिया से एलिमिनेशन हो चुकी है, यानी कि उस बीमारी का कोई भी पेशेंट नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर उसका वायरस मौजूद है। फर्स्ट, पोलियो। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कोई भी पोलियो वायरस से ग्रसित व्यक्ति नहीं है। जो पहले थे उनकी बात अलग है, प्रेजेंट टाइम की। प्रेजेंट टाइम से जो नए केसेज आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन पोलियो वायरस इंडिया में प्रेजेंट है, इसीलिए तो बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है। ठीक है, 2 बूंद याद है आपको, नर्सिंग वाले स्टूडेंट तो सब पिलाए होंगे। अच्छा, तो पोलियो को एलिमिनेशन जो डिक्लेयर हुआ कब हुआ? 27 मार्च 2014 को, यानी कि 27 मार्च 2014 को इंडिया ने घोषणा कर दी कि अपना जो इंडिया है वो पोलियो से मुक्त हो चुका है, लेकिन पोलियो वायरस इन्वायरमेंट में मौजूद है। ठीक है, इसलिए पोलियो की जो वैक्सीन है वो दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है यास। यास भी एलिमिनेट हो चुकी है, इसका भी कोई पेशेंट अवेलेबल नहीं है। इसके बाद है ड्रैगन कुलियसिस, जो CHO की भर्ती थी 2019 वाली, उसमें ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी डिजीज एलिमिनेट हो चुकी है। हिंदी में पेपर था तो इसको नारू रोग, हिंदी में नारू रोग कहते हैं ड्रैगन कुलियसिस को, तो काफ़ी कंफ्यूज हो गए। तो आप ध्यान रखना, ड्रैगन कुलियसिस भी एलिमिनेट हो चुका है, इसका भी कोई पेशेंट नहीं, बट स्टिल एजेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, नोट, लेप्रोसी नियर टू एलिमिनेट। लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी है जो एलिमिनेट होने के पास में है, नियर टू एलिमिनेट, यानी कि जल्दी ये भी एलिमिनेट हो जाएगी। इसके बाद 2 चीज़ और दोस्तों याद रखना, टिटनेस नियोनेटोरम और परपीरियल टिटनेस, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है उसमें टिटनेस, और परपीरियल टिटनेस, यानी कि जो परपीरियम पीरियड होता है उस दौरान या डिलीवरी के दौरान जो माता को टिटनेस हो जाता है ना, वो ये दोनों ही एलिमिनेट हो चुके हैं। अब एलिमिनेट का मतलब मैंने आपको बताया कि बीमारी तो एब्सेंट रहेगी, बीमारी नहीं रहेगी, लेकिन उसका वायरस प्रेजेंट रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चे में माता में दोनों टिटनेस को एलिमिनेट हो गए, दोनों ही बीमारियां नहीं हैं, तो वायरस तो प्रेजेंट है, तभी तो टीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, अब एलिमिनेट होने का कारण यही है कि प्रत्येक जो प्रेग्नेंट वुमन है उसमें टीटी का टीका कंपलसरी कर दिया। ठीक है, जो ममता कार्ड बनता है, फर्स्ट टीटी का टीका उसमें एंट्री होती है ममता कार्ड में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि ममता कार्ड कौन से कलर का होता है, तो वो होता है ग्रीन कलर का। तो टिटनेस नियोनेटोरम और परपीरियल टिटनेस दोनों कब एलिमिनेट हुए? 2015 में। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, ड्रैगन कुलियसिस लास्ट केस इन इंडिया। जो ड्रैगन कुलियसिस का लास्ट केस था, मतलब लास्ट जो इस बीमारी से जो ग्रसित पेशेंट था, वो कहाँ मिला और कब मिला? वो मिला अपने को जोधपुर में। कब? जुलाई 1996 में। 1996 के बाद ड्रैगन कुलियसिस का कोई केसेस नहीं आया है। ठीक है, ड्रैगन कुलियसिस इज एलिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलियो लास्ट केस इन इंडिया। पोलियो का जो लास्ट केस था वो कब आया? 13/1/2011, 13 जनवरी 2011 को। ठीक है, लास्ट केस आया था 2011 में, और 2014 में तो उसको एलिमिनेट ही कर दिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं इराडिकेशन। ये मैंने बताया कि न तो केस रहेगा, न तो बीमारी रहेगी, न उस बीमारी का वायरस रहेगा। ओनली सिंगल डिजीज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। कि इंडिया नहीं, टोटली वर्ल्ड से ही इरेडिकेट कर दी गई है एक ऐसी डिजीज है, जो कौन सी है? स्मॉल पॉक्स। यानी कि स्मॉल पॉक्स का न तो बीमारी है, न ही इसका वायरस अब वर्ल्ड में मौजूद है। ठीक है, कभी भी किसी को स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता है। ठीक है, 8/5/1980 को वर्ल्ड से, मतलब इरेडिकेट कब हुआ था? वर्ल्ड से तो हुआ था 8/5/1980 को, और अप्रैल 1977 को इंडिया से कर दिया गया था। ठीक है, मतलब पहले इंडिया से इरेडिकेट हुआ था, उसके बाद में वर्ल्ड से हुआ था। इसका ध्यान रखना, अप्रैल 1977 और 5/1980 को वर्ल्ड से। ठीक है, इसके बाद इरेडिकेटेड क्या हुआ है? OPV सेकंड और OPV थर्ड। अब OPV ओरल पोलियो जो वैक्सीन है उसकी तीन स्ट्रेंथ चल रही है। जो पोलियो वायरस है उसकी 3 स्ट्रेंथ होती है, वायरस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। OPV फर्स्ट, OPV सेकंड, OPV थर्ड। अब जो पोलियो वायरस बनता है, जो मतलब पोलियो की वैक्सीन जो बनती है,
वो केवल उसमें ओपीवी फर्स्ट होता है, ओपीवी फर्स्ट के लिए ही दी जाती है वो, ठीक है। क्योंकि ओपीवी सेकंड और ओपीवी थर्ड दोनों ही इरेडिकेट हो चुके हैं। ओपीवी सेकंड और थर्ड का मतलब है कि इन दोनों से होने वाली बीमारी और इन दोनों के वायरस दोनों ही इंडिया से ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल। केवल ओपीवी फर्स्ट बचा हुआ है जिसकी वैक्सीन अपन पिलाते हैं, ठीक है। तो ये जो पोलियो इरेडिकेट एलिमिनेशन हुआ ना, पोलियो की मतलब बीमारी तो है ही नहीं, इसके साथ इनका जो वायरस है, दो स्ट्रेंथ के वायरस है, ओपीवी सेकंड के और ओपीवी थर्ड के, ये भी इरेडिकेट हो चुके हैं। यानी कि ओपीवी सेकंड तो हुआ 2015 में और ओपीवी थर्ड हुआ 2019 में, ठीक है दोस्तों। ये था अपना एलिमिनेशन और इरेडिकेशन के बीच में डिफरेंस। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म्स है वो है आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन। अब आइसोलेशन क्या होता है और क्वारंटाइन क्या होता है। आइसोलेशन का मतलब होता है इट इज़ द सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम अदर। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको सेपरेट करना किससे, अदर पेशेंट से या अदर लोगों से, उसको सेपरेट करना क्या कहलाता है, आइसोलेशन। किसको सेपरेट करना, इन्फेक्टेड पर्सन को, जोर दे रहा हूँ इन्फेक्टेड पर्सन को, ठीक है। इट इज़ डन फॉर पीरियड ऑफ इन्फेक्शनेस। ये कब तक किया जाता है आइसोलेशन, ये तब तक उस पेशेंट को आइसोलेशन में रखा जाता है जब तक उसका जो इन्फेक्शन को देने की क्षमता खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है। जब तक वो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करेगा तब तक उसको आइसोलेशन में ही रखेंगे। यदि ऐसा हो गया जैसे कि इन्फेक्शन देना मतलब इन्फेक्शन उस डिजीज़ का जो इन्फेक्शन देने की क्षमता खत्म हो गई तो उसके बाद उसको आइसोलेशन से बाहर निकालेंगे। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। अभी जो प्रिवेंशन है मैं आपको एक पर्सनल अलग से कोई क्लास लूँगा तो उसमें पढ़ाऊँगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसको आपको अलग से समझना होगा। अभी तो आप केवल इतना याद रखो कि ये कौन से प्रिवेंशन का पार्ट है, सेकेंडरी प्रिवेंशन का, ठीक है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्वारंटाइन, सेपरेशन ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स बट हैव बीन एक्सपोज टू इन्फेक्शन फ्रॉम अदर। अब इसमें क्या है, इसमें तो अपन इन्फेक्टेड पर्सन को हेल्दी पर्सन से या फिर जो अदर पेशेंट्स हैं उनसे अलग कर रहे थे। किस में अलग कर रहे थे, आइसोलेशन में। इसमें भी लोगों को अलग कर रहे हैं, ठीक है। किनसे, हेल्दी लोगों से अलग कर रहे हैं। लेकिन किसको, जिनको अलग कर रहे हैं वो भी हेल्दी ही है, वो बीमार नहीं है, लेकिन वो जो किसी पर्टिकुलर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है उसके संपर्क में आए हुए लोग हैं। जैसे कि कोविड में हुआ था, कोई भी किसी भी व्यक्ति के कोविड हो गया, अब उस व्यक्ति से जो जो एक्सपोज हुआ है उनको क्या करते थे अपन, क्वारंटाइन, ठीक है। जैसे मैं ही हूँ, मेरे कोविड है, अब मेरे संपर्क में 2 लोग हो रहे हैं तो उन 2 लोगों को पकड़कर किसी कमरे में पैक कर देंगे। कब तक, जब तक कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा। यानी कि कोविड का मतलब एक्सपोज होने के बाद अगर जैसे मेरे को इन्फेक्शन हो गया होगा तो कितने दिनों के अंदर में उसके में कोविड के मेरे अंदर साइन सिम्टम शो करने लगेंगे, ठीक है। उस दिन तक किस में रखेंगे, क्वारंटाइन करके रखेंगे उनको किसी अलग सेपरेशन अलग से रूम में, ठीक है। सेपरेशन फ्रॉम हेल्दी इंडिविजुअल को सेपरेट करना, बट लेकिन हैव बीन एक्सपोज, लेकिन वो एक्सपोज हुए किससे, इन्फेक्शन फ्रॉम अदर, किसी अदर इन्फेक्शन से वो एक्सपोज हुए, ठीक है। अब इन दोनों में यही डिफरेंस रहेगा केवल, ये पर्सन तो इन्फेक्टेड होगा, ये इन्फेक्टेड नहीं होंगे, ये केवल एक्सपोज होंगे, ठीक है। इट इज़ डन ऑफ मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड, ये कब तक रखा जाएगा, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक, जब तक कि उस बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं हो जाते उस बीमारी के, ठीक है। पर्टिकुलर जो बीमारी है उसके साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं हो जाते तब तक उसको क्वारंटाइन करके रखा जाएगा, जैसा कि कोविड में रखा जाता था। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है, ये प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है। ये प्रिवेंशन आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशन एक अलग से टॉपिक अलग से चैप्टर में अलग से क्लास लूँगा, ठीक है। क्वेश्चन, क्वारंटाइन टर्म्स वाज फर्स्टली यूज्ड फॉर विच डिजीज, जो क्वारंटाइन टर्म्स है ये फर्स्ट बार किस बीमारी के लिए यूज में ली गई थी, ये ली गई थी फ्लैग के लिए। और इस फ्लैग को क्या बोलते हैं, 40 डे क्वारंटाइन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम जो फ्लैग आया था, उस टाइम जो क्वारंटाइन किया गया था, तब फ्लैग का जो क्वारंटाइन पीरियड था वो था 40 दिन का, इसलिए इस डिजीज़ का नाम 40 डे क्वारंटाइन भी रख दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये था आइसोलेशन और क्वारंटाइन के बीच में डिफरेंस। अगली जो नेक्स्ट टर्म्स रहेगी ये अलग से एक सेपरेट से बनाया है मैंने, बेसिक टर्म्स, ठीक है। ये थोड़ी उनसे डिफरेंट है, जैसे एंडेमिक पेंडेमिक है ना, ये आप समझ जाओगे भी। अब ये जो बेसिक टर्म्स हैं इसमें फर्स्ट आता है एंडेमिक। अब एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक होता है
कांस्टेंट प्रेजेंट यानी कि लगातार, कंटिन्यूटी किसी बीमारी की मतलब लगातार उसी जगह वो प्रेजेंट रहेगी, कांस्टेंट है ना, ऑफ एनी डिजीज इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया नोन एज एंडेमिक। कोई भी ऐसी बीमारी जो वहाँ किसी पर्टिकुलर एरिया में हमेशा प्रेजेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो उस बीमारी को क्या कहेंगे अपन, एंडेमिक, यानी कि एंडलेस रहेगी वो, उसका कोई अंत नहीं है, वो हमेशा रहेगी वहाँ पे, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में। द डिजीज इज एंडलेस, उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल रहेगा, एक मिनट, हाँ जी, सॉरी इसको लिखना भूल गया था मैं एग्जाम्पल को। इसका एग्जाम्पल रहेगा गोइटर, ठीक है, गोइटर यानी घेंगा रोग। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसी बीमारियाँ होती है जो हमेशा वहाँ पे कांस्टेंट प्रेजेंट रहती है, लेकिन अलग जगह वो बीमारियाँ, ऐसा नहीं कि वो हर जगह फैलती, वो फैलती नहीं है, उस पर्टिकुलर जगह में ही रहती है, वहाँ के लिए वो बीमारी एंडलेस है, वहाँ हमेशा वो प्रेजेंट रहेगी, तो वो क्या कहलाएगी, एंडेमिक, ठीक है। एंड जिसमें आ रहा है ना एंड, तो समझ है ना, कांस्टेंट प्रेजेंट रहेगी, एंडेमिक है वो, और वो उसका एग्जाम्पल है गोइटर यानी घेंगा रोग। इसके बाद आती है एपिडेमिक। अब व्हाट इज एपिडेमिक, सडन आउटब्रेक ऑफ एनी डिजीज, सडन यानी अचानक से कोई डिजीज है जिसका अचानक से आउटब्रेक होना, अचानक से उसका फैलना, ठीक है, एनी डिजीज इन ए डिफाइंड पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। अब ये भी किस में होगी, एक डिफाइंड पर्टिकुलर, एक फिक्स एरिया होगा उसमें होगी, है ना, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया होगा, उसमें ये बीमारी सडन आउटब्रेक होगी, तो उसको क्या कहेंगे अपन, एपिडेमिक। इट इज़ मोर देन नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, लेकिन ये ज़्यादा होगी, अपनी जितनी एक्सेप्टेशन होगी ना, एक्सपेक्टेशन, तो उससे ये कहीं ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कम लेवल पे होती है, बहुत बड़े लेवल पे होती है, लेकिन जो पर्टिकुलर एरिया है उसी में रहेगी, वहाँ से बाहर नहीं निकलेगी ये, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्लेग कहाँ आया था, बिहार में 1896 में। अब बिहार में उस टाइम प्लेग बहुत भयंकर फैला था, ठीक है, कब, 1896 के करीब। एपिडेमिक डिजीज एक्ट, अच्छा, बिहार में जब प्लेग आया था ना 1896 में, जस्ट इसके एक साल बाद यानी 1896 के बाद 1897 में क्या हुआ था, एपिडेमिक डिजीज एक्ट पारित हो गया था, ठीक है। अब आप इसे याद रख सकते हो कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट कब हुआ था, जस्ट इसके एक साल बाद, जो प्लेग आया था उसके जस्ट एक साल बाद प्लेग आया था, तभी एपिडेमिक कहा गया था, उसी बात जो फर्स्ट बीमारी आई थी अपने इंडिया में बिहार में प्लेग, तभी एपिडेमिक नाम दिया गया था उसको, ठीक है, समझ गए। अब जो पर्टिकुलर एरिया होगा उसमें सडन आउटब्रेक होगा, जैसे कोई बीमारी के 2-4 पेशेंट, अब वो एकदम से बढ़कर ज़्यादा हो जाते हैं उस एरिया में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एपिडेमिक। इसके बाद आता है पेंडेमिक। ये तो आपने अच्छे से समझ जाओगे इस टॉपिक को, अभी अभी फ़िलहाल सामना किया है इसका। सडन आउटब्रेक ऑफ एनी डिजीज, इसमें भी सडन आउटब्रेक है, इसमें भी सडन आउटब्रेक है, यानी अचानक से उसका फैलना एनी डिजीज का, लेकिन अंतर क्या रहेगा, विच में स्प्रेड टू द स्टेट, लेकिन ये फैलेगी कहाँ, स्टेट, इट्स स्टेट से कंट्री, कंट्री से कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप में, देश राज्य, राज्य से देश में, देश से महाद्वीप में, एंड और वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में फैल जाएगी, ठीक है। जैसे कोविड आया था अभी, कोविड का क्या हुआ था, फर्स्टली कहाँ आया, चीन में, चीन में कहाँ, वुहान में। अब फर्स्ट केस के बाद में फिर अपने इंडिया में कहाँ आया फर्स्ट केस, केरल में, एक 20 साल की लड़की थी उसमें आया था केरल में फर्स्ट केस, धीरे धीरे स्प्रेड हुआ और सभी देशों में फैल गया, मतलब एक इतना विकराल रूप ले लिया कोविड की बीमारी ने, तो उसको नाम दिया गया पेंडेमिक, ठीक है, वर्ल्ड वाइड नोन एज पेंडेमिक। एग्जाम्पल 2009 में आया था स्वाइन फ्लू, उसको भी पेंडेमिक घोषित किया गया था, ठीक है, 2011 से 2009 में पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया था किसको, स्वाइन फ्लू को, H1N1 को, ठीक है। इसके बाद कोविड-19 कब आया, 11/3/2020 को, इसको पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया था 11/3/2020 को। आ तो ये जल्दी गया था, ठीक है, वुहान में तो बहुत जल्दी आ गया था, अपने इंडिया में आया था ये शायद जनवरी में आया था, है ना, कंफर्म डेट मेरे को याद नहीं है, बाकी जनवरी में आया था इंडिया में, ठीक है। तो इसको पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया था 11/3/2020 को। अब क्वेश्चंस देखो, फर्स्ट रिपोर्टेड कोविड-19, अभी यहाँ पता चल जाएगा कब आया था अपने इंडिया में। फर्स्ट रिपोर्टेड कोविड-19, जो फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था कोविड-19 का फर्स्ट केस, वो कहाँ, वुहान, चीन में, जो वुहान सिटी है उसमें 31/12/2019 को, यानी कि 2019 का लास्ट का दिन था, नए साल की तैयारी होने वाली थी, और इधर कोविड भाई साहब टपक पड़े। क्वेश्चंस, फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 रिपोर्टेड इन इंडिया। अब इंडिया में कब आया, इंडिया में आया था 27/1/2020 को, ठीक है,
जो जनवरी की 27 तारीख है तब आया था 2020 में। फर्स्ट किस कहाँ आया? केरला में, 20 ईयर्स ओल्ड फीमेल में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अपन ने 3 चीज़ पढ़ी थी, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। एंडेमिक का मतलब एंडलेस कॉन्स्टेंट प्रेजेंट रहेगी। एपिडेमिक का मतलब पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, कोई भी पर्टिकुलर जो एरिया होगा उसके अंदर होगी एपिडेमिक, सडन आउटब्रेक होगा इसका भी और पेंडेमिक का भी। पेंडेमिक भी सडन आउटब्रेक होगी, लेकिन इसका कोई फिक्स जियोग्राफिकल एरिया नहीं होगा, ये बहुत बड़े पैमाने पे फैलेगी, वर्ल्ड वाइड फैलती है। ठीक है, इसको बोलेंगे पेंडेमिक। इसके बाद फोर्थ जो अपना टॉपिक है वो है स्पोरेडिक। वो जो बेसिक टर्म्स हैं उनमें चल रहा है। ठीक है, स्पोरेडिक क्या होता है? फ्यू केसेस आर स्केटेड ओवर ए वाइड जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज स्पोरेडिक एंड सीन इन हेपाजार्ड एंड इरेगुलर पैटर्न। अब स्पोरेडिक का मतलब है, स्पोरेडिक से मतलब समझना आप इस एक तरीके से मतलब समझाने का तरीका बता रहा हूँ मैं। स्पोरेडिक मतलब स्प्रे। अब स्प्रे करते हैं तो अपन क्या होता है, मतलब जो उसके स्प्रे करते हैं तो उसके छींटे बिखर जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये केसेस जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? बिखरे हुए, चितरे हुए केसेस मिलेंगे। फ्यू केसेस, कुछ केसेस आर स्केटेड यानी चितरे हुए, बिखरे हुए, ओवर ए वाइड जियोग्राफिकल यानी बड़े जियोग्राफिकल एरिया में। जैसे अपना राजस्थान है, उसमें जो पोलियो के केसेस हैं, अभी तो पोलियो एलिमिनेट हो गया है, बट पुराने जो पोलियो केसेस थे वो ऐसा नहीं है कि हर जगह ही मतलब मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे हैं, वो अलग अलग जगह जगह पे मिलेंगे, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग ज़िले में कोई एक आध मरीज। ठीक है, ऐसा है। तो इसके जो केसेस मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? चितरे हुए, बिखरे हुए, है ना। इसके बाद आता है जूनोटिक। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद और रखना आप स्पोर्डिक में, जब भी कोई क्वेश्चंस में आपको हेपाजार्ड और इरेगुलर पैटर्न, क्वेश्चन में बस आपको ये 2 चीज़ देखनी है, हेपाजार्ड एंड इरेगुलर पैटर्न, डेफिनेटली आंसर आएगा स्पोर्डिक। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि हेपाजार्ड और इरेगुलर पैटर्न में जो डिजीज होती है उसको क्या बोलते हैं? स्पोर्डिक। ठीक है, इसके बाद आता है जूनोटिक। द डिजीज विच आर रिलेटेड टू एनिमल्स आर नोन एज जूनोटिक। जो डिजीज किससे रिलेटेड होती है? जानवरों से, उसको बोलते हैं जूनोटिक। जू मतलब आपने सुना होगा, जू में जाके आए हैं, छोटे बच्चों को जू में लेके जाते हैं, तो जू मतलब जानवर, एनिमल्स। द डिजीज विच आर रिलेटेड टू एनिमल्स आर नोन एज जूनोटिक। अब ये जूनोटिक डिजीज होती है वो 4 प्रकार की होती है, 4 टाइप ऑफ जूनोटिक डिजीज। अब 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एंथ्रोपोजूनोसिस, जूनांथ्रोपोनोसिस, एम्फिक जूनोसिस, है ना, और स्पिल ओवर जूनोटिक। ठीक, अब एंथ्रोपोजूनोसिस क्या होगी? डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। ठीक है, एनिमल से किस में फैलेगी? ह्यूमन में। अब इसमें आप एक चीज़ याद रखना, हमेशा जब भी ये एंथ्रोपो, जूनांथ्रोपो, एम्फिक जेनोसिस, स्पिल ओवर जूनोटिक, इन दोनों में तो आप एक चीज़ याद रखना कि इधर से इधर की तरफ डिजीज होगी। ठीक है, अब इधर क्या शब्द आ रहा है? जूनोसिस। जू, जू का मतलब क्या रहेगा? एनिमल। ठीक है, अब जो एंथ्रोपो उसका मतलब क्या रहेगा? ह्यूमन। अब किससे किस में फैलेगी? इससे इसमें, यानी कि जू से, एनिमल से किस में? ह्यूमन में। डिजीज ट्रांसमिशन फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। अब एनिमल से ह्यूमन में कौन सी बीमारियाँ फैलती? जैसे रहा एग्जाम्पल रेबीज, जैसे कुत्ते ने काट लिया तो क्या हो गया? रेबीज। उनको क्या बोलेंगे अपन? एंथ्रोपोजूनोसिस। अब जू से एनिमल में। ठीक है, अब इसमें देखो जूनांथ्रोपोनोसिस, अब नाम से समझ में आ रहा है अपने को, जू शब्द पहले आ रहा है और पोनोसिस किसके बाद में आ रहा है? बाद में आ रहा है, पोनोसिस सॉरी, है ना। तो ये जो इससे इसमें फैलेगी, एंथ्रोपो, एंथ्रो बताया ना मैंने, जूनांथ्रो, आंथ्रो, इसमें ANTHRO आ गए यहाँ पे ना, एंथ्रो से जू में, इधर से इधर को फैलेगी, तो किससे? मतलब ह्यूमन से एनिमल में फैल रही है। ठीक है, डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल। अब ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं? ऐसी बीमारी ह्यूमन टीबी इन कैटल्स, जो अपने जो इसमें मनुष्यों में होती है टीबी, वही टीबी कैटल से नहीं, मतलब जो जानवर होती है उनमें फैल सकती है। ठीक है, तो ये हो गई जूनांथ्रोपोनोसिस। इसके बाद आता है एम्फिक्जेनोसिस।
डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन एंड ह्यूमन टू एनिमल, ये एम्फिक्स जीनोसिस क्या कहलाएगी? ऐसी बीमारियां जो जानवर से इंसान में फैल सकती है, इंसान से जानवर में फैल सकती है, मतलब दोनों में ट्रांसमिशन आपस में हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे ट्राइपेनोसोमा, ठीक है। इसके बाद है स्पिलओवर जूनोटिक। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, स्पिलओवर जूनोटिक, इसको याद रखना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। 2-4 टॉपिक है और है, सबका मिक्स करके वो क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन एंड देन ह्यूमन टू ह्यूमन, ऐसी बीमारियां जो ट्रांसमिटेड हुई किससे? जो जानवर है उनसे मनुष्य में, और फिर मनुष्य से अगेन मनुष्य में। ऐसी बीमारियां जिसका ट्रांसफर होगा एनिमल से ह्यूमन, फिर ह्यूमन से वापस ह्यूमन में, ठीक है। कौन सी? एग्जाम्पल के तौर पे कोविड-19 कैसे ट्रांसमिशन हुआ? सबसे पहले चीन में आई, किस में आई? चमगादड़ में आई, चमगादड़ से मानव में, फिर अगेन मानव से मानव में, फिर मानव से मानव में, ठीक है। उसको बोलेंगे अपन स्पिल ओवर जूनोटिक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एंजोटिक। एंजोटिक क्या होता है? कॉन्स्टेंट, दोस्तों ये आपको कंफ्यूज करेंगे, शब्द ऐसे हैं जूनोटिक, एंजोटिक, है ना, एंथ्रोपोजोनोसिस, जूनांथ्रोपोनोसिस, लेकिन इनको एक बार आप ध्यान से पढ़ोगे ना, रिपीट करोगे ना इसको, तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे ना, ठीक है। शब्दों में इनका अर्थ छुपा हुआ है। अब एंजोटिक यानी कॉन्स्टेंट परसेंट ऑफ डिजीज इन एनिमल इन ए पर्टिकुलर एरिया लाइक एंडेमिक। अब एंडेमिक मैंने पढ़ाया था, एंड का मतलब एंडलेस, ऐसी बीमारी जो उस पर्टिकुलर एरिया में एंडलेस है, हमेशा रहेगी वहाँ पे, तो एंजोटिक, एंजोटिक मतलब एंडेमिक की तरह, इसमें वही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, एंजोटिक, है ना। तो एंजोटिक से समझना कि ये लाइक एंडेमिक के समान है, लेकिन एंडेमिक किसमें होती है? मनुष्य में होती है, और एंजोटिक किसमें होती है? एनिमल्स में होती है। फर्क इतना ही है, एंजोटिक एनिमल्स में होगी और एंडेमिक किसमें होती है? मनुष्य में होती है। कॉन्स्टेंट प्रेजेंट रहेगी किसी जोग्राफिकल एरिया में, कंटिन्यू प्रेजेंट रहेगी वो। एग्जाम्पल है ब्रूसेलोसिस, किसमें होता है? जानवरों में। इसके बाद आता है एपिजूटिक। अब एपिजूटिक मतलब एपिडेमिक इन एनिमल्स। अब एपिडेमिक मनुष्य में होता था, एपिडेमिक का मतलब आपने देखा था कि जो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया उसमें सडन आउटब्रेक होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बड़े पैमाने पे होगा तो वो पेंडेमिक हो जाएगा, ठीक है। अब एपिडेमिक ही, एपिडेमिक लाइक एपिडेमिक एपिजूटिक। अब इसमें एपी आ रहा है, इसमें भी एपी आ रहा है, तो एपिजूटिक का मतलब होगा एपिडेमिक की तरह ही एनिमल्स में सडन आउटब्रेक होगा किसी डिजीज का एक पर्टिकुलर एरिया में, एग्जाम्पल एंथ्रेक्स, ठीक है। इसके बाद आता है एपोरनिथिक। एपोरनिथिक ये थोड़ा अलग डिफरेंट है, सुनने में अलग लग रहा है, एपोरनिथिक, है ना। तो पेंडेमिक इन बर्ड पॉपुलेशन। अब पेंडेमिक का क्या मतलब होता था कि बहुत बड़े पैमाने पे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो पेंडेमिक होना किस में? बर्ड पॉपुलेशन में। अब आपको पता हो तो बर्ड फ्लू फैला था, पक्षी आकाश से मर मर के, बीच में हुआ था ऐसा कि पक्षी जहाँ देखो वहीं पक्षी पक्षी मरे पड़े हैं, ठीक है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा इसी का दूसरा नाम है, और H5N1 इसका वायरस है ही। तो बर्ड फ्लू जो फैला था वो था पेंडेमिक, लेकिन किस में? बर्ड पॉपुलेशन में, इसको बोलेंगे एपोरनिथिक। इसके बाद आता है एक्सोटिक। प्रेजेंस ऑफ एनी केस आउटसाइड फ्रॉम द पर्टिकुलर एरिया। ऐसे केस का प्रेजेंट होना जो आउटसाइड फ्रॉम द पर्टिकुलर एरिया, उस जो एरिया के अंदर नहीं है वो, लेकिन फिर भी वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। इन विच द डिजीज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड फ्री। जहाँ पे वो ऐसी बीमारी का प्रेजेंट होना जहाँ से वो बीमारी मतलब क्या हो चुकी है? डिक्लेयर्ड हो चुकी है, न तो वहाँ पे उसका पेशेंट है, न वहाँ पे उसका वायरस है, लेकिन फिर भी वो बीमारी वहाँ पे आ गई कहीं से, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सोटिक। डिजीज का इम्पोर्ट होना, यानी किसी चीज़ का इम्पोर्ट होना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होना, इम्पोर्ट का मतलब उसका आना, ठीक है। कहीं और से आई है वो, उस देश में तो वो मतलब डिक्लेयर्ड हो चुकी है, ना तो उसका वहाँ पे कोई पेशेंट है, ना उसका कोई वायरस है, ठीक है। लेकिन वो किसी और जगह से आ गई, तो ऐसी डिजीज को अपन क्या बोलेंगे? एक्सोटिक, यानी कि बाहर से आना। रेबीज इन ऑस्ट्रेलिया। अब जो सबसे फर्स्ट जो कंट्री है रेबीज फ्री, वो घोषित किया गया था ऑस्ट्रेलिया को। फर्स्ट रेबीज फ्री कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया रेबीज फ्री कर दी गई है, लेकिन फिर भी वहाँ पे रेबीज का कोई मरीज मिल गया, तो वो मतलब किसी और देश से आया है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एक्सोटिक। तो ये थे आज की अपनी बेसिक टर्म्स, ये आपके बहुत काम आने वाली है, कहीं ना कहीं इनका एक क्वेश्चन बनता है हमेशा ना, तो
आपको उन पर रिपीट 2-4 बार रिपीट करोगे आपको चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।